हेलो फ्रेंड्स। स्वागत आप सभी का फिर से एक नए मॉडल पेपर के अंदर। ये रीट एग्ज़ाम एसएसटी वालों के लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होने वाला है ये पेपर। जैसा कि आपके सामने आपका सिलेबस है नया वाला। 60 क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे सब्जेक्ट के पेपर में, और 60 प्रश्न होंगे, 60 अंक के होंगे। 60 ही मिनट आपको इन सब के लिए मिलने वाली है। ठीक है। जैसे आपके 12 यूनिट्स हैं, तो 12 यूनिट से हर यूनिट से 5 प्रश्न अब की बार आने वाले हैं आपके। स्तर जो रहेगा वो आपके सामने है, और इसी लेवल के ऊपर बेस्ड ये पेपर है पूरा कंप्लीट। एनसीईआरटी और आरबीएससी बुक से ही बनाया गया है कंप्लीट का कंप्लीट पेपर। तो आप इसको निसंकोच होकर के देख सकते हैं कि आपके कितने प्रश्न यहाँ पर सही होने जा रहे हैं। अगर आप आज किस कंडीशन में हैं और आज 60 में से कितने प्रश्न आप सही कर पा रहे हैं, ये लास्ट में कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बता करके जाना आप लोग। ठीक है? तो चलो शुरू करते हैं, बिना कोई टाइम खराब किए हम क्वेश्चन नंबर की स्क्रीन के सामने है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि की जानकारी प्राप्त होती है। बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है, उसकी जानकारी किससे हमें पता चलती है? कि कोई सिंधु घाटी सभ्यता भी हुआ करती थी, उसके अंदर भी कोई लिपि चलती थी। तो ये दोस्तों मोहरों से प्राप्त होती है। इसमें आपको केवल आंसर ध्यान रखना है, मोहर। देखिए, इस लिपि की कई खास बात होती हैं। इस लिपि को है ना, पोस्ट ऑफ फीदम, पोस्ट ऑफ फीदम लिपि, इसी का एक और नाम था गोमुद्रिका लिपि। ये क्या है ना, इसकी खास बात ये होती थी, ये दोनों तरफ से लिखी जाने वाली लिपि होती थी। तो जो लिपि दोनों तरफ से लिखी जाने वाली होती है ना, उसी को बुस्ट्रोफिदम लिपि कहा जाता है। इस बात का आपको आज के बाद में ध्यान रखना है। ये लिपि दाएं से बाईं तरफ, ठीक है, राइट टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट, दोनों तरफ से लिखी जाती थी। इसीलिए इस लिपि को क्या है ना, एक नाम दिया गया, सर्पिलाकार। सर्पिलाकार लिपि भी दोस्तों इस लिपि को कहा गया। तो याद रखिएगा, यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बाप। निम्न में से कौन सा विवाह मुसलमानों में सही व उचित विवाह कहा जाता है? निकाह है, मुताह है, और फासिद विवाह, या बातिल या अवैध विवाह? तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर ना अपना जो आंसर होगा वो होगा पहला ऑप्शन, निकाह विवाह। सबसे ज्यादा स्वीकृत और मान्यता प्राप्त विवाह है ये। और ये दोनों संप्रदायों के अंदर प्रचलित है। यहाँ पे एक तो सिया संप्रदाय होता है और एक सुन्नी संप्रदाय होता है। दोनों में मुसलमानों के अंदर प्रचलित है, निकाह है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? क्वेश्चन संख्या नंबर 3 है। यहाँ पे हमसे पूछ रहा है महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम। सिद्धार्थ हुआ करता था इनके बचपन का नाम। वैदिक धर्म के विरुद्ध वैचारिक क्रांति के नास्तिक संप्रदाय के अंदर सबसे पहले बुद्ध ने ही अगुवाई करी थी इसकी। जिसके अंदर क्या था ना, इन्होंने कहा था वैदिक धर्म के जो कर्म कांड थे, रीतियां थी, और उन सब से जो वंचित वर्ग थे, उनको अपने विचारों से अवगत करवाया था, और एक नए मत की शुरुआत करी थी, जिसने सभी वर्गों को समानता के आधार पर अपने मत में दीक्षित किया था। फिर 4 नंबर का प्रश्न देखे, कौटिल्य ने किस महाजनपद को वार्ता शत्रुपजीवी संघ कहा है? क्या आंसर होगा 4 नंबर के प्रश्न में? मगध होगा, कंबोज होगा, पांचाल होगा, या गंधार होगा? तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा ना, वो होगा कंबोज। कंबोज हो जाएगा इस प्रश्न में हमारा सही उत्तर। देखो, कौटिल्य ने कंबोज को क्या कहा? वार्ता शत्रुपजीवी, यानी कि कृषि, पशुपालन, वाणिज्य, शस्त्र पूजा, इन सब से जीविका चलाने वाला कहा गया है। प्राचीन काल में कंबोज अपना श्रेष्ठ घोड़ों के लिए विख्यात था। 5 नंबर का प्रश्न देखिए, मौर्य प्रशासन में सीता से क्या मतलब है? बता दो। बंजर भूमि, राजकीय भूमि, या राजस्व चूंगी, या शिल्पकारों पर लगाया गया कर? तो मौर्य प्रशासन में जो सीता है, इससे क्या मतलब था दोस्तों? राजकीय भूमि का राजस्व। बी ऑप्शन अपना यहाँ पर ना सही उत्तर हो जाएगा। मौर्य काल में राजकीय भूमि का राजस्व सीता, और निजी भूमि से प्राप्त जो राजस्व भाग था, ये कहलाता था सीता। राजकीय भूमि की व्यवस्था करने वाला जो प्रधान होता था ना, उसको कहा जाता था दोस्तों सीता अध्यक्ष। ठीक है। अर्थशास्त्र और यूनानी जो स्रोत है ना, उनसे हमें ये पता चलता है कि मौर्य शासन में कृषि की आय के ऊपर लोगों को 25% कर देना पड़ता था, टैक्स, जो कि काफी ज्यादा हो गया।
अगला प्रश्न देखिए, धर्म शब्द का रूपांतर धम्म है, किस भाषा से संबंधित है ये बताइए? प्राकृत, संस्कृत, पाली या अपभ्रंश? तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर ना अपना आंसर आएगा प्राकृत भाषा से है ये। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा हो जाएगा। धर्म शब्द का रूपांतरण धम्म प्राकृत भाषा का ही शब्द है ये। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 7वें नंबर का। चलो बताओ इसमें क्या उत्तर होगा। कुमार गुप्त के मंदोशर, जो मंदसौर अभिलेख है ना, इसमें वर्णित श्रेणी संगठन का नाम बताओ। क्या है? तंतुवाय, दंतकार, कुलिक या तैलिक? देखो, कुमार गुप्त का जो मंदसौर अभिलेख है, इसके अंदर श्रेणी संगठन का जो नाम मिलता है ना, वो मिलता है तंतुवाय। पहला ऑप्शन। मंदसौर अभिलेख की रचना किसके द्वारा करी गई थी? वत्स भट्टी के द्वारा करी गई थी। वत्स भट्टी। इस अभिलेख में तंतुवाय श्रेणी संगठन का विस्तार से उल्लेख किया गया है। मंदसौर में उल्लेख ये मिलता है कि मंदसौर का राज्यपाल बंधु वर्मा था। बंधु वर्मा, जिसने सूर्य मंदिर का निर्माण भी करवाया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, महरौली स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित है बता दो। महरौली। चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम या समुद्रगुप्त? तो मेरे दोस्तों, यहाँ पर आंसर क्या होगा? पहला ऑप्शन हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। मेहरौली स्तंभ लेख चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। यह संस्कृत भाषा में लिखा हुआ अभिलेख है। इसे मरणोत्तर अभिलेख भी कहा जाता है। मरणोत्तर अभिलेख। क्वेश्चन संख्या नंबर 9 में देखिए, मुजहिद के नाम से कौन सूफी संत जाने जाते हैं बताइए। मुजहिद के नाम से कौन से सूफी संत को जाना जाता है? क्या नाम है उनका? शेख अहमद सर हिंदी पहला ऑप्शन होगा इसमें। शेख अहमद फारूक सर हिंदी नक्शबंदी सिलसिले से संबंधित है ये। सिलसिला आपसे पूछा जाए तो बता देना, नक्शबंदी सिलसिले से ये संबंधित थे। क्वेश्चन संख्या नंबर 10 देखिए, जयपुर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? जयसिंह प्रथम, द्वितीय, मानसिंह या भगवान दास? बताओ। तो दोस्तों, यहाँ पर ना अपना आंसर होगा जयसिंह द्वितीय। ऑप्शन नंबर बी। जयपुर शहर, जिसको गुलाबी नगरी के नाम से भी जाना जाता है, इसका निर्माण सवाई जयसिंह द्वितीय ने करवाया था और इसकी स्थापना 18 नवंबर नवंबर 1727 के अंदर हुई। 1876 की हम बात करें तो इस टाइम में ब्रिटेन के एक प्रिंस थे अल्बर्ट, उनके आगमन के अवसर पर राम सिंह द्वितीय ने क्या किया था? जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से मुगल शासकों में सबसे पहले किसने राजा की आकृति के युक्त सिक्के चलाए थे? 11 नंबर के प्रश्न में दोस्तों अपना आंसर होगा जहांगीर के द्वारा चलाए गए थे। मुगल शासकों में सबसे पहले जहांगीर ने राजा की आकृति के युक्त जो सिक्के थे ना, वो चलाए थे। जहांगीर ने निशार नाम का सिक्का चलाया था, जो काफी फेमस भी हुआ था, जो रुपए के चौथाई मूल्य के बराबर होता था, मतलब 25 पैसा। ठीक है। जहांगीर ने नूर अफशां, खैर काबुल, नूर अफगान नाम से भी कई सोने के सिक्के भी चलाए थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नूर लगा देना जहांगीर के सोने के सिक्कों के आगे, याद हो जाएगा। किस भूमि बंदोबस्त ने कृषकों द्वारा खेती की गई भूमि पर से उनके अधिकारों को नष्ट कर दिया? बताइए। स्थायी बंदोबस्त, महालवाड़ी बंदोबस्त, गिरासदारी बंदोबस्त या रैयतवाड़ी बंदोबस्त? तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा ना, वो होगा पहला ऑप्शन। स्थायी बंदोबस्त में जमींदारों को भूस्वामी माना गया था, जो किसानों से मनचाहा लगान वसूल करते थे और समय पर लगान ना देने पर जो किसान होते थे उनकी जमीन को छीन लिया जाता था। क्वेश्चन संख्या नंबर 13 में बताओ क्या उत्तर होगा। भारत के लोक कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है, बताइए। 13 नंबर के प्रश्न में क्या उत्तर होगा। संविधान की प्रस्तावना में, मौलिक अधिकारों में, नीति निर्देशक तत्वों में, या तो फिर डी ऑप्शन ए या सी दोनों, क्या होगा इसमें? तो देखिए दोस्तों, भारत के लोक कल्याणकारी राज्य होने का जो विचार है ना, ये पाया जाता है आपका ए और सी दोनों में, यानी कि संविधान की प्रस्तावना में भी है, प्रेम्बल में भी है और नीति निर्देशक तत्वों के अंदर है। भारत के लोक कल्याणकारी राज्य होने का विचार यहाँ दोनों जगह पे पाया जाता है। और
14 नंबर का प्रश्न देखिए, पोक्सो अधिनियम, पोक्सो एक्ट किस उम्र से कम के बालकों हेतु लागू किया गया? बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, याद कीजिए इसको। इसका आंसर होगा 18 ईयर। तीसरा ऑप्शन, इस अधिनियम के अंतर्गत 18 वर्ष से कम आयु के बालक और बालिकाओं को शामिल किया गया है। 15 नंबर का प्रश्न आपके सामने है, परिसीमन आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? बता दीजिए। परिसीमन आयोग, देखिए हमारे संविधान के अंदर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक अमेंडमेंट किया गया था 84 नंबर का, 84वां संविधान संशोधन 2001 के अंदर हुआ था। तो इसके तहत क्या हुआ था, लोकसभा और विधानसभा निर्वाचित क्षेत्रों का परिसीमन 2001 की जनगणना के आधार पर किया गया। ये था इसमें, मतलब मुख्य निर्वाचन आयुक्त हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर का क्वेश्चन देखिए, संविधान की प्रस्तावना को अंतिम रूप से कब स्वीकार किया गया? बताइए। संविधान की जो प्रस्तावना है उसको अंतिम रूप से दोस्तों स्वीकार किया गया था 17 अक्टूबर 1948, 1948 को। संविधान की प्रस्तावना का आधार है ना, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अंदर प्रस्तुत किया गया था। ये तीसरी बैठक थी, ठीक है। दूसरे में राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति बनाया गया था। अरे सॉरी, क्या बोल गया, स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। पहली जो बैठक हुई थी उसके अंदर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, दूसरी वाले में राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, जो कि 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। इनके अंदर क्या है ना, आप दो दो दिन का अंतर लगा सकते हो। एक तो 9 दिसंबर को हुई पहली, तो दूसरी 11 दिसंबर को, तीसरी 13 दिसंबर को, प्लस 2 करोगे इजीली याद हो जाएगा। इसके अंदर उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 17 नंबर का। देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? बताइए। यानी कि असत्य कथन का आपको चयन करना है यहाँ पे, तो आप जल्दी से असत्य कथन का चयन कर सकते हैं इसमें। तो क्या आंसर होगा इसमें? ऑप्शन नंबर 17 के अंदर देखिए, चर्चिल ने संविधान सभा को केवल हिंदुओं का संगठन कहा है। ये सत्य कथन है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। 26 जनवरी 1930 को प्रथम बार स्वाधीनता दिवस मनाया गया। ओके, 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ, ये भी सही है। संविधान सभा में किसी भी महिला ने भाग नहीं लिया था। कैसे नहीं लिया था? कुल 15 महिलाओं ने भाग लिया था। 10 महिलाओं ने संविधान जो था उसके ऊपर सिग्नेचर भी किए थे। महिला समूह की जो अध्यक्ष थे ना, उसका नाम था हंसा मेहता, ठीक है। तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। तीनों चीजें आपको याद होनी चाहिए ऊपर वाली। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्यवाही किसमें शुरू की जा सकती है? 18 नंबर के प्रश्न में बता दीजिए। लोकसभा, राज्यसभा, संसद के किसी भी सदन में, या उच्चतम न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा आंसर होगा तीसरा ऑप्शन, संसद के किसी भी सदन में। ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। हमारे संविधान के अंदर एक आर्टिकल है 61 नंबर का, इसके तहत राष्ट्रपति के ऊपर, प्रेसिडेंट के ऊपर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। 19 नंबर का प्रश्न देखिए बाप, भारतीय संसद के ऊपर अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? भारतीय संसद का जो अपर हाउस होता है, उच्च सदन जिसको हम बोल सकते हैं, निम्न सदन और उच्च सदन होता है। यानी कि लोकसभा निम्न सदन होता है, राज्यसभा उच्च सदन होता है, अस्थायी सदन होता है। ये लोगों का सदन होता है। ये सॉरी, राज्यसभा जो है स्थायी सदन होता है, मतलब इसको आप भंग नहीं कर सकते हैं। लोकसभा को आप भंग कर सकते हैं। अस्थायी सदन होता है, लोगों का सदन होता है। निम्न सदन होता है, जनता के द्वारा डायरेक्ट चुने हुए प्रतिनिधि यहाँ पर जाते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट सरकार के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। राज्यसभा के अंदर जो सांसद जिनको हम बोलते हैं, वो लोग यहाँ जाते हैं। राजस्थान के अंदर 10 सदस्य सीटें हैं, यहाँ पे 25 है। राजस्थान के अंदर कुल विधानसभा सीटों की संख्या की हम बात करें तो 200 है। ओके, चलिए। विद्वानों का सदन भी कहा जाता है राज्यसभा सदन, राज्यसभा को। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। वरिष्ठ सदन, स्थायी सदन, अपर हाउस, विद्वानों का सदन, ठीक है, उच्च सदन, कई नाम है इसके। तो याद रखिएगा, राज्यसभा होगा इसमें राइट आंसर। निम्न में से कौन सा राष्ट्रपति भारत रत्न से सम्मानित है? बताओ। भारत रत्न से सम्मानित कौन सा राष्ट्रपति है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी और उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ये इनको भी मिला हुआ है, इनको भी, मतलब हमारा राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। सभी राष्ट्रपतियों को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। इनके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे ना, इनको भी राष्ट्रपति सम्मान मिल चुका है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भी राष्ट्रपति सम्मान मिल चुका है। प्रणब मुखर्जी भी राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित हो चुके हैं, भारत रत्न से सम्मानित हो चुके हैं, ठीक है।
तो इन सभी को राजेंद्र प्रसाद, एपीजे अब्दुल कलाम, है ना, प्रणब मुखर्जी, इन सभी को भारत रत्न मिल चुका है। अगला प्रश्न देखिए, किस आर्टिकल के तहत उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होते हैं? बताइए। तो भैया यहाँ पर ना अपना आंसर क्या होगा? आर्टिकल 215। एक लेख और लेख के जारी करने का अधिकार है ना 226। उच्च न्यायालय मूलाधिकारों के उल्लंघन के मामले में बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा, ये रिट जारी करते हैं। देखो इनमें क्या होता है, जैसे आर्टिकल 214 है, इसमें क्या है कि कोई भी राज्य होगा उसके लिए एक हाई कोर्ट होगा, एक उच्च न्यायालय होगा। 214 में ऐसा लिखा हुआ है। 215 में लिखा हुआ है कि वो अभिलेख न्यायालय भी होगा। आर्टिकल 216 की अगर हम बात करते हैं ना, इसमें लिखा हुआ है उच्च न्यायालय का गठन। उच्च न्यायालय का गठन किस प्रकार से किया जाएगा, वो चीजें इसमें लिखी हुई है। आर्टिकल 217 जो है ना, इसमें लिखा हुआ है नियुक्ति और इनके जो पद संबंधी शर्तें होती है ना, वो चीजें इसमें आती हैं। नियुक्ति पद संबंधी शर्तों के बारे में इसके अंदर लिखा हुआ है। बाकी 226 नंबर के आर्टिकल के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। 226 एक लेख रिट जारी करने का अधिकार होता है उच्च न्यायालय मूलाधिकारों के उल्लंघन के मामले में। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा, ये 4 तरह की होती है। अगला देखिए 22 नंबर के प्रश्न में, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाने का दायित्व बता दीजिए आप। किसका होता है? पंचायती राज संस्थाओं के जो चुनाव करवाने का दायित्व है वो किसका होता है? हमारे संविधान के अंदर एक आर्टिकल है 243 के, इस तरह से करके है। तो उसमें पंचायती राज संस्थाओं में नियत तिथि पर निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए एक निर्वाचन आयोग की स्थापना की जाएगी, जिसका प्रमुख राज्य निर्वाचन आयुक्त होगा। यानी कि राइट आंसर क्या होगा? निर्वाचन आयोग, तीसरा ऑप्शन। ठीक है। अगर हम बात करें, वो जो निर्वाचन आयुक्त होगा उसकी नियुक्ति कौन करेगा? गवर्नर करता है। प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? अमर सिंह राठौर। अर्थात पंचायत की चुनाव, राज्य चुनाव निर्वाचन आयोग के द्वारा ही करवाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। 23 नंबर का प्रश्न है, ओजोन परत अवस्थित है, बताइए। ओजोन परत कहाँ पे अवस्थित है? क्षोभ मंडल में है, क्षोभ सीमा में है, समताप मंडल में है, या फिर प्रकाश मंडल में है? तो दोस्तों यहाँ पे आंसर आएगा तीसरा ऑप्शन, समताप मंडल में है। ठीक है। समताप मंडल में ओजोन गैस की एक परत पाई जाती है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है और पृथ्वी को एक सुरक्षा कवच प्रदान करती है। 24 नंबर का प्रश्न देखिए, निम्न में से जैविक घटक में शामिल है, बताइए। जैविक घटक में कौन से शामिल होते हैं? पादप होते हैं, जंतु, सूक्ष्मजीव, या तो फिर उपरोक्त सभी। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे ना पादप भी होते हैं, जंतु भी होते हैं, सूक्ष्मजीव भी होते हैं। तो राइट आंसर इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा, पादप किसे कहेंगे? पेड़ पौधों से प्राप्त सामाजिक समूह को पादप तंत्र कहा जाता है। ठीक। प्राथमिक उत्पादक पेड़ पौधे होते हैं ना, क्योंकि वे सूर्य से प्रकाश का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए पेड़ पौधों को स्वपोषित भी कहा जाता है। स्वपोषित। ठीक है। नेक्स्ट है जंतु, जंतु तंत्र। इस वर्ग में अलग अलग प्रकार के जीव जंतु आते हैं जो अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों या फिर अन्य जंतुओं के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, निर्भर रहते हैं। पेड़ पौधों पर निर्भर रहने वाले जंतुओं को शाकाहारी कहा जाता है, जो प्रथम प्राथमिक उपभोक्ता के नाम से भी जाने जाते हैं। प्रथम उपभोक्ता कह सकते हो, प्राथमिक उपभोक्ता कह सकते हो। वे जीव जो अपने भरण पोषण के लिए दूसरे जीवों पर डिपेंडेंट रहते हैं ना, उन्हें मांसाहारी कहते हैं, मतलब द्वितीयक उपभोक्ता कह सकते हैं उनको। ये क्वेश्चन पिछली बार एग्जाम में भी आपके आया था, जस्ट जो कैंसिल हुआ उसमें आया था कि नहीं आया। सूक्ष्म जीव तंत्र की अगर हम बात करें, सूक्ष्म जीव मरे हुए जीव जंतुओं या फिर जो पेड़ पौधे होते हैं, जैविक पदार्थ होते हैं, उनको अलग अलग रूप में वियोजित करते हैं ताकि स्वपोषित वाले जो है ना, स्वपोषित हरे बड़े पेड़ पौधे जो हैं इनका फिर से उपयोग कर सके, और इसी कारण इनको वियोजक के नाम से भी जाना जाता है, वियोजक। क्लियर है। अगला प्रश्न देखते हैं 25 नंबर का। बता दीजिए क्या आंसर होगा। कर्क रेखा है, विषुवत रेखा है, मकर रेखा है, जिस पर रात और दिन बराबर होते हैं। बताइए तो कौन सी रेखा है वो? पढ़ा होगा ना आपने, 12 घंटे की रात होती है, 12 घंटे का दिन होता है। रात दिन की अवधि विषुवत वृत्त से दूर जाने पर बढ़ती जाती है। आंसर होगा हमारा विषुवत वृत्त, बी ऑप्शन। या फिर आप कह सकते हैं और कर्क या मकर व्रतों पर बढ़कर के अधिकतम ये है ना
13 घंटे और 47 मिनट तक चली जाती है। आपको पता है ना, 21 जून को राजस्थान के अंदर हम देखें तो बांसवाड़ा जिले के अंदर 13 घंटे और 27 मिनट का दिन होता है। तो ये ना दूर जैसे जाएंगे वैसे बढ़ती भी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26 नंबर के प्रश्न में, टाइफून नामक चक्रवात से निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र ज्यादा प्रभावित होता है? टाइफून नामक चक्रवात का नाम तो आपने सुना ही होगा। ऑस्ट्रेलिया, चीन सागर, एशिया या अमेरिका? तो फ्रेंड्स यहाँ पर आंसर होगा चीन सागर, बी ऑप्शन। टाइफून एक उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, ये भी आपको ध्यान रखने वाली बात है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों 27 नंबर का, सागर माथा के नाम से किसे जाना जाता है बताइए? सागर माथा, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, गोडविन ऑस्टिन या नंगा पर्वत? अब आप सोचोगे सर कहीं कपड़ा कौन पैर में लोगे, नंगा पर्वत के नाम निकाल दिया। उधर नंदा देवी, नंगा पर्वत ऐसे ही है ना भाई? तो आप शर्म नहीं आनी चाहिए, वैसे पर्वत सभी नंगे होते हैं, उनका आभूषण प्रकृति है। तो क्या आंसर होगा भाई इसमें? माउंट एवरेस्ट नंबर 1 ऑप्शन हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट को नेपाल के अंदर है ना सागर माथा के नाम से जाना जाता है। गौरी शंकर और चीन के अंदर है ना इसको चोमोलुग्मा के नाम से जाना जाता है। कहाँ पे? चीन के अंदर चोमोलुग्मा और नेपाल के अंदर गौरी शंकर और सागर माथा के नाम से जाना जाता है। एक और नाम याद रखना, जरूरी नहीं है सागर माथा या गौरी शंकर भी आ सकता है। गौरी मतलब सफेद है ना बर्फ, तो गौरी हो गया, शंकर जी निवास करते हैं संघ। अगला देखिए, मानस नेशनल पार्क कहाँ पे है बता दो? पश्चिम बंगाल में है, असम में है, बिहार में या गुजरात में है? मानस नेशनल पार्क तो फ्रेंड्स ये है असम के अंदर, बी ऑप्शन होगा इसमें। असम में पूर्वी हिमालय के जो पादगिरी क्षेत्र होते हैं ना उनके ऊपर मानस नदी के ऊपर स्थित है मानस नेशनल पार्क, असम के अंदर। उत्तरी सीमा भूटान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से भी लगती है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से नकदी फसल कौन सी नहीं है बताइए? क्या आप जानते हैं नकदी व्यापारिक फसलों के बारे में, खाद्यान्न फसलों के बारे में नहीं पढ़ा क्या? पढ़ा रहे हैं हम आपको, डेली क्लास ले लिया करो। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर ना अपना आंसर होगा ज्वार, तीसरा ऑप्शन। ज्वार है ना एक खरीफ की फसल होती है। किसकी होती है? खरीफ की। असिंचित अवस्था में अधिक जल धारण क्षमता करने वाली जो फसलें होती हैं, मुद्राएं हो, मुद्रा पैदा करने वाली, मतलब उनके अंदर आती है। पानी की ज्यादा जरूरत होती भी नहीं है वैसे। अगला प्रश्न देखिए, भारत के किस क्षेत्र में चांदी उपलब्ध नहीं होती है बताइए? ओडिशा, आंध्र प्रदेश, गुजरात और झारखंड? भारत का कौन सा वो क्षेत्र है? तो दोस्तों देखिए गुजरात है वो। 30 नंबर के प्रश्न में हमारा उत्तर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, ठीक है। चांदी विद्युत की सर्वोत्तम सुचालक मानी जाती है, अच्छे से सुचालक होती है विद्युत इसमें, जिसके अंदर मुख्य अयस्क जो होते हैं ना उसका नाम है एर्जेटाइट, चांदी का मुख्य अयस्क, ठीक है। और एक है पायराजाइट, हॉर्न, सिल्वर, ये सब। पूरे वर्ल्ड में चांदी उत्पादन की दृष्टि से मैक्सिको और भंडार की दृष्टि से है ना पेरू प्रथम स्थान पर है। भारत विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उपभोक्ता और आयातक देश है, इंपोर्ट करने वाला भी है, उपभोक्ता भी है, काम में लेने वाला भी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 31 में बता दो क्या उत्तर होगा? राजस्थान के किन दो जिलों मुख्यालयों, किन दो जिला मुख्यालयों का अक्षांश मान समान है? लो जी, बहुत ही मुश्किल हो गया भाई काम, है ना? कर सकते हो क्या तुम इस प्रश्न को सही उत्तर? कौन कौन करने वाला है इसको, देखते हैं। 31 में आंसर होगा पाली बाड़मेर, डी ऑप्शन। पाली और बाड़मेर जिला मुख्यालयों का अक्षांश मान समान है, एक ही लाइन में। लूणी नदी को निम्न सहायक नदियों में अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलने वाली नदी है बताइए? लूणी नदी की जो भी सहायक नदियां ना उनमें से अरावली से कौन सी नहीं निकलती? सिंपल प्रश्न इस तरह से पूछ रहा है ये। तो उस नदी का नाम है जोजड़ी, बी ऑप्शन होगा। पहले भी पूछा था मैंने तुम्हें। लूनी नदी की सहायक नदियां जिनके लास्ट में आपको डी या ई जरूर मिलेगा, जैसे गुइया, है ना, सागी, ई मिलाना, सुकड़ी, लेलड़ी, बांडी, खारी, है ना, ये सारी नदियां, जवाई, ये सारी नदियां हैं। ये दाईं तरफ से मिलती है भाई, बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें जोजड़ी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, राजस्थान के किस शहर में कृषि विश्वविद्यालय बता दो? कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर में है, जयपुर में है, बीकानेर में है या तो फिर टोंक के अंदर है? कौन से शहर में? देखिए दोस्तों उसका नाम है स्वामी केशवानंद,
स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर जिले के अंदर है, बीकानेर में हो जाएगा तीसरा ऑप्शन अपना राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 34 नंबर का। राजस्थान की हस्तशिल्प वस्तुओं को राजस्थान लघु उद्योग निगम किस ब्रांड नाम से विपणन करता है? बताइए क्या उत्तर होगा। दरबार, राजस्थली, राजदर्पण, महाराजा। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर आंसर होगा राजस्थली, बी ऑप्शन हो जाएगा। राजस्थान की हस्तशिल्प वस्तुओं को राजस्थान लघु उद्योग निगम राजस्थली ब्रांड नाम से विपणन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी सबसे लंबी एवं बहुउद्देश्य परियोजना है? बताइए। पांचना बांध है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, मेजा बांध परियोजना है, या नर्मदा नदी परियोजना है? 35 नंबर के प्रश्न में हमारा आंसर होगा इंदिरा गांधी नहर परियोजना, बी ऑप्शन। थार मरुस्थल की बेकार पड़ी हुई जो उर्वरा शक्ति है उसको सक्रिय करने के लिए बीकानेर रियासत के मुख्य अभियंता कंवर सेन ने हिमाचल के पानी को थार मरुस्थल जो है ना उस तक लाने की एक अनूठी योजना है उसका शुरुआत करी थी 1948 के अंदर भारत सरकार के विचार विमर्श से। क्वेश्चन नंबर 36 में देखिए, निम्नलिखित में से किस उत्खनन स्थल से चांदी की मुद्रा पंचमार्क प्राप्त हुई? बताइए क्या आंसर होगा इसमें। चांदी की मुद्रा पंचमार्क, तो दोस्तों यहाँ पर आंसर होगा बैराट। क्या हो जाएगा इसमें राइट आंसर? बैराट हो जाएगा। बैराट से चांदी की मुद्रा पंचमार्क मतलब 84 सिक्के इंडो ग्रीक शासकों ने उनके टाइम में मिले थे, 84 टाइप के, जिनमें से 16 जो मुद्राएं थी ना वो यूनानी शासकों की थी। 16 का कंफर्म है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ब्रोच गुजर नामक एक ताम्र पात्र के आधार पर राजपूतों को सूची जाति का वंशज मानते हुए इनका संबंध कुषाण जाति से किसने जोड़ा? गाइस ये जोड़ा गया एक कन्निंघम के द्वारा, बी ऑप्शन इस प्रश्न में हमारा सही उत्तर हो जाएगा। एक व्यक्ति है वी ए स्मिथ, इन्होंने अपनी एक पुस्तक है इनकी जिसका नाम था अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये पुस्तक का नाम था इनकी का। तो इसमें क्या ना राजपूतों को हूणों की संतान बताया है और 978 ईस्वी में ब्रोच गुजर ताम्रपात्र के आधार पर अलेक्जेंडर कनिंघम ने राजपूतों को यूची जाति यानी कि कुषाण जाति की संतान माना है। तो यूची जाति कर लेना आप यहाँ पे। कर्नल जेम्स टोड ने भी एक पुस्तक लिखी थी, उसके अंदर भी कई बातें इनके बारे में कही गई है। खैर आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, आमेर की कछुआ शासकों में से आमेर को अपनी राजधानी किसने बनाया था? बताइए। कोकिल देव, रामदेव, चंद्रसेन या दूल्हा राय? दूल्हा राय बड़ा इंटरेस्टिंग आदमी था भाई। क्या आंसर होगा? काकिल देव, पहला ऑप्शन। दूल्हा राय की मृत्यु के बाद में ना इसका पुत्र था काकिल देव। 1035 ईस्वी के अंदर दौसा का शासक बना था काकिल देव और इसने आमेर के शासक एक भट्टो मीणा था, भट्टो मीणा उसको पराजित किया था और आमेर को कछवा वंश की राजधानी भी बनाया था। अंबिकापुर को अपनी राजधानी बनाया था इसने वैसे एक्चुअल में, तो अंबिकापुर आमेर को ही कहा जाता था उस टाइम, अंबिकापुर नाम था, आमेर तो अब पढ़ाया जा करके। तो जयपुर के निर्माण तक आमेर की कछवा वंश की राजधानी आमेर ही रहा था। काकिल देव ने आमेर में अंबिकेश्वर महादेव के मंदिर का निर्माण भी करवाया था। कछुओं के कुल देवता माने जाते हैं अंबिकेश्वर महादेव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के संचालन के लिए आजाद मोर्चा का गठन कहाँ हुआ? बताओ। 39 नंबर के प्रश्न में क्या उत्तर होगा? उदयपुर, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर। तो दोस्तों यहाँ पर है ना अपना आंसर होगा बी ऑप्शन। रामकरण जोशी, दौलतमल भंडारी, बाबा हरिश्चंद्र, इन सब के द्वारा आजाद मोर्चा का गठन करके जयपुर के अंदर भारत छोड़ो आंदोलन को संचालित किया गया था। 40 नंबर का प्रश्न देखिए, मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री बनाए गए, बताओ जी। मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? क्या उत्तर होगा इस प्रश्न में? तो फ्रेंड्स यहाँ पर आंसर आएगा शोभाराम कुमावत को, डी ऑप्शन। मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत यानी कि अलवर से इनका संबंध था। इस संघ का मत्स्य संघ नाम के.एम. मुंशी के कहने पर रखा गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, तीर या तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार, ये किस दुर्ग के शासक से संबंधित है? बताओ। देखा काई उत्तर वैलो रही को।
जल्दी जल्दी से उत्तर बता दीजिए आप सभी दोस्त, क्या आंसर होगा इसमें। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर ना अपना जो आंसर होगा वो होगा रणथंभौर, पहला ऑप्शन। 1301 में रणथंभौर के दुर्ग में राणा हमीर और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में युद्ध हुआ था। प्रश्न संख्या नंबर 42, त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर किस जिले में, बता दीजिए। त्रिपुरा सुंदरी का जो मंदिर है ना, ये कौन से जिले में है? बांसवाड़ा में है, जयपुर में है, उदयपुर में है, राजसमंद में है, कहाँ पे है? तो मेरे दोस्तों यहाँ पर आंसर होगा बांसवाड़ा, पहला ऑप्शन। त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर जो है एक माता है, तुरताई माता। तुरताई माता मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। जो भी आपको नाम मिले समझ जाना त्रिपुरा सुंदरी माता ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। केला देवी का मेला बताइए कब लगता है? केला देवी चैत्र कृष्ण पक्ष, चैत्र कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, सॉरी वैशाख शुक्ल पक्ष और वैशाख कृष्ण पक्ष। अच्छा सर, आगे मतलब कोई नाम तो देते, मतलब अष्टमी, नवमी, दसवीं कुछ तो देते। तो भैया याद रखिएगा, चैत्र शुक्ल पक्ष की अष्टमी को, ठीक है। लक्की मेला भी कहा जाता है इसको, लक्की मेला, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 44 नंबर के प्रश्न में आप मुझे उत्तर बता दो। इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा। 44 में कावड़ कला किस वस्तु से संबंधित है, बता दीजिए। कपड़ा, लकड़ी, पत्थर और कागज। कावड़ लेकर के जाते हैं ना कई लोग, आप देखते हो ना सड़क पे, है ना, पैदल, मतलब बिना कुछ नीचे पैरों में पहने हुए, बिना चप्पल वप्पल के जाते हैं, जूते वूते कुछ नहीं पहनते और रोड पे चलते ही रहते हैं, है ना। वो कावड़ लेके आते हैं, कई हरिद्वार से लेके आते हैं, कई कहाँ से लेके आते हैं, तो वो लकड़ी की बनी हुई होती है। बी ऑप्शन होगा इसमें। तो कावड़ एक प्रकार का लकड़ी का बना हुआ चल मंदिर होता है, चल मंदिर, जिसको कहीं भी ले जाया जा सकता है। चल मंदिर कई लोग हर साल लाते हैं। भाई साहब इतनी दूर कैसे चल लेते हैं ये लोग, समझ में नहीं आता। तगड़ी हिम्मत होती है यार इनमें, है ना, जुनून। और चित्तौड़गढ़ में कावड़ बनाई जाती है। राजस्थान में अगर पूछा जाए कि कहाँ कावड़ बनाई जाती है तो चित्तौड़गढ़ में बनाई जाती है। अगला प्रश्न देखिए। निम्न में से किस देवता को छेड़छाड़ के लोक देवता के रूप में जाना जाता है? अब छेड़छाड़ से का ही मतलब समझा मैं अड़े। हाँ भाई, छेड़छाड़ के देवता ईलोजी महाराज, तीसरा ऑप्शन होगा ईलोजी। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका के होने वाले पति थे ये, जिन्हें मारवाड़ क्षेत्र के अंदर छेड़छाड़ के लोक देवता के रूप में जाना जाता है। तो इसमें ना तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। 46 नंबर का प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी मारवाड़ी की उपबोली नहीं है, बता दीजिए। मारवाड़ी की उपबोली नहीं है। बीकानेरी, नारचौल, जोधपुरी, थली। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर होगा नागरचौल, ठीक है। बी ऑप्शन हो जाएगा नागरचौल। मारवाड़ी की जो उपबोली है ना, मेवाड़ी भी है, बांगड़ी भी है, शेखावाटी भी है, बीकानेरी भी है ना, जोधपुरी, गोडवाड़ी, ये सभी इसकी उपबोलियां ही होती है। तो नागरचौली भी हो जाएगी। अगला प्रश्न देखिए। ये नहीं है नागरचौली, बाकी सारी हैं, बीकानेरी, जोधपुरी, थली, है ना, मेवाड़ी, खेराड़ी, ये सारी आएंगी। अगला प्रश्न देखिए। किसके लेखक वीर बाण थे, बताओ। 47 में वीर बाण ने किसको रचा, इनमें से बताइए। वंश भास्कर, अभ्युदय, सूरज प्रकाश और राजरूपक। क्या आंसर होगा इसमें? ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी, राजरूपक, ठीक है। जोधपुर के महाराजा थे अभय सिंह और सर बुलंद खान, इनके बीच में अहमदाबाद युद्ध का आंखों देखा वर्णन डिंगल भाषा के अंदर, राजरूपक के अंदर मिल जाएगा आपको। 48 नंबर का प्रश्न देखिए। मेमन आभूषण बता दो कहाँ पहना जाता है। मेमन आभूषण सिर में पहना जाता है, कमर में, भुजा में, या तो फिर पैरों के अंदर। बताइए कहाँ पहना जाता है मेमन आभूषण। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ना अपना आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन, सिर के अंदर पहना जाता है ये मेमन आभूषण। पैरों में, पैरों में कई सारे पहने जाते हैं। नुपुर, तिहाड़, छड़, झांझर, पेजा, है ना, लटकना, हिरणमेली, नेवरी, टोडरो, कई सारे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। मोठड़ा वेशभूषा के कौन से प्रकार के अंतर्गत आता है, बताइए। मोठड़ा जो है ना, वेशभूषा के कौन से प्रकार के अंतर्गत आता है? पगड़ी, घाघरा, ओढ़नी, लहंगा। क्या होगा इसमें राइट आंसर? तो दोस्तों यहाँ पर आंसर होगा ओढ़नी, तीसरा ऑप्शन। मोठड़ा लहरिये की एक धाराएं जो होती है ना, एक दूसरे को काटती हुई बनाई जाती हैं, तो मोठड़ा कहलाता है। जोधपुर का प्रसिद्ध है मोठड़ा, ध्यान रखना।
पूछ ले कहाँ का प्रसिद्ध है तो जोधपुर बता देना बिना कुछ सोचे समझे। तार लगा वाद्य यंत्र बता दो इनमें से कौन सा है। अलगोजा है, खड़ताल है, डेरू है या जंतर है। तो भैया यहाँ पर ना अपना आंसर आएगा जंतर, डी ऑप्शन। जंतर वीणा जो है ना, वीणा उसका प्रारंभिक रूप है। जैसे शुरुआत में वीणा होती थी ना, उस तरह का जंतर होता है आज। इसमें 5 या फिर 6 तार होते हैं दोस्तों। इनका प्रयोग जो भोपे होते हैं ना, देवनारायण जी की फट बांसते टाइम में करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सामाजिक अध्ययन विभिन्न विषयों का योग न होकर किस प्रकार का अध्ययन है, बता दीजिए। तो साथियों यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा स्वतंत्र, बी ऑप्शन होगा इसमें। सामाजिक अध्ययन से सहयोगी की भावना विकसित की जा सकती है। क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए भैया, पाठ्यक्रम पर्यावरण में होने वाली क्रियाओं का योग है, ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई, बताओ बताओ क्या आंसर होगा इसमें। तो गाइज यहाँ पे आंसर होगा एनन के द्वारा दी गई, बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, चिन्ह प्रणाली किसकी विधि है, बता दो। 53 नंबर के प्रश्न में चिन्ह प्रणाली पुनर्फलन की है, व्याख्यान की है, आलोचना की है, निरीक्षण की है। तो भैया भैया यहाँ पर गाइज आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। जल्दबाजी में कुछ भी भूल जा रहा है। चिन्ह प्रणाली, इसको साइंस सिस्टम भी तो बोल सकते हैं ना भैया, साइंस सिस्टम, ठीक है। हाँ, इसके अंतर्गत पहले से ही अलग अलग घटनाओं को सूची में लिख लिया जाता है, ठीक है। और उसके बाद में निरीक्षक कक्षा में जो भी देखता है ना, उसके ऊपर वो चिन्ह लगा देता है। तो वही कॉन्सेप्ट है पूरा, इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा निरीक्षण की। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ह्यूरिस्टिक विधि का आविष्कारकर्ता कौन है, यानी कि ह्यूरिस्टिक विधि का आविष्कार किसने किया था। आर्मस्ट्रांग ने, ड्यूवी ने, ब्लूम ने या जॉनसन ने। तो दोस्तों ह्यूरिस्टिक विधि का जो आविष्कारक है उसका नाम है आर्मस्ट्रांग। हर्बर्ट स्पेंसर के सिद्धांत को आधार मान करके एक इंस्टीट्यूट था, गाइल्ड इंस्टीट्यूट, उसके अंदर एक रसायन शास्त्र के प्रोफेसर थे आर्मस्ट्रांग। इनका पूरा नाम था प्रोफेसर H.E. आर्मस्ट्रांग। इनके द्वारा विज्ञान विषय के शिक्षण के लिए ह्यूरिस्टिक विधि का आविष्कार किया था। तो अगर आपसे पूछ रहे ना कि कौन से विषय के लिए उपयुक्त है ह्यूरिस्टिक विधि, तो विज्ञान विषय का कर देना, सामाजिक विज्ञान के अंदर भी आती है। अगला देखिए, सामूहिक वाद विवाद पर सबसे पहले किसके द्वारा प्रयोग किया गया था, बताइए। तो इसमें हमारा क्या उत्तर होगा 55 नंबर के प्रश्न में। इसमें दोस्तों आंसर होगा हैरी ए ओवर स्ट्रीट, बी ऑप्शन हो जाएगा। सबसे पहले हैरी ए ओवर स्ट्रीट ने ना 1929 के अंदर सामूहिक वाद विवाद का प्रयोग किया था। सामूहिक वाद विवाद को पैनल चर्चा भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, पैनल चर्चा। अगर आपसे पूछ ले कि बताइए सामूहिक वाद विवाद का दूसरा नाम क्या है, तो पैनल चर्चा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाप, निम्न में से कौन सी श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री नहीं है, बताइए। श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री नहीं है, सिनेमा, ड्रामा, टेलीविजन, टेप रिकॉर्डर। तो गाइज यहाँ पे आंसर होगा टैप रिकॉर्डर, डी ऑप्शन। टैप रिकॉर्डर केवल श्रव्य सामग्री होती है, तो इसमें आंसर क्या होगा आपका, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा उपकरण श्रव्य सामग्री का एक प्रकार नहीं है, बताओ। श्रव्य सामग्री का एक प्रकार नहीं है, तो गाइज यहाँ पे आंसर होगा बुलेटिन बोर्ड। रेडियो तो है, आकाशवाणी भी है, टेप रिकॉर्डर भी है, क्या आप बुलेटिन बोर्ड से सुन सकते हो क्या, ये तो केवल और केवल दृश्य सामग्री होती है भाई। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, URL क्या है, एक वेबसाइट है, वर्ल्ड वाइड वेब का एक पेज का पता है, या फिर कंप्यूटर और प्रिंटर के माध्यम से संप्रेषण की एक मेथड है, या तो फिर ये एक ईमेल पता है, बता दीजिए। देखो आप कहोगे सर इसका पूरा नाम क्या होता है, गाइज इसका पूरा नाम होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका पूरा नाम होता है। इंटरनेट पर किसी भी संसाधन का पता लगाने के लिए यूआरएल का प्रयोग किया जाता है, जैसा कि आप देखते हैं कोई भी वेब पेज का एड्रेस होता है ना, उसके लिए होता है ये, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 में देखिए, बेसिक शिक्षा परियोजना का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया, बताइए। बेसिक शिक्षा प्रायोजना का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया, 59 नंबर के प्रश्न में। महात्मा गांधी, पार्कर द्वारा, गुड द्वारा या ब्लूम के द्वारा। तो भैया यहाँ पर ना अपना आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन, महात्मा गांधी के द्वारा, ठीक है। 1908 के अंदर शिक्षा में मैसेच्यूसेट्स स्टेट बोर्ड ने इस शब्द का प्रयोग किया था, और फुलवारी और मुर्गी पालन जैसे कार्यों के लिए इसको यूज में लिया था। तो महात्मा गांधी इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस देश में पहली बार लिखित परीक्षा का प्रयोग हुआ, बताइए। पहली बार लिखित परीक्षा का प्रयोग, इंग्लैंड, भारत, रूस या फिर कोई नहीं, कर लीजिए।
तो दोस्तों यहाँ पर है ना, अपना जो आंसर होगा वो होगा इंग्लैंड, पहला ऑप्शन। इंग्लैंड के अंदर एक यूनिवर्सिटी है कैम्ब्रिज के नाम से। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर 1702 के अंदर पहली बार लिखित परीक्षा का प्रयोग हुआ था। तो इसमें हमारा आंसर जाएगा पहला ऑप्शन। ठीक है।